हेमंत बिस्व शर्मा का गजब शपथ ग्रहण समारोह। सीएम की ओथ सेरेमनी में अमेरिका के राजदूत पहुंचे, किसको मिर्ची लगी। मोदी की अपील का ऐसा असर, जज साहब कार छोड़कर साइकिल पर आ गए। कई 700 कारों का काफिला शोरूम से सड़क तक। कितना असर हुआ मोदी की अपील का। पीएम की अपील के बाद क्या सोना पेट्रोल की खरीद कम हो गई है, आज पाठशाला में ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। पीएम को डॉलर बचाने की अपील क्यों करनी पड़ी, क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है। डॉलर बचेगा लेकिन भारत में ज्वेलरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। लाखों ज्वेलरी कारीगरों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, सरकार ने क्या सोचा है। आज हेमंत बिस्व शर्मा ने जब दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब एक नया रिकॉर्ड बन गया। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले देखिए कि बंगाल जीतने पर जब ट्रंप ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी थी, तब कुछ नेताओं की क्या हालत थी। ऐसा लगा कि आग लग गई हो। और आज हेमंत की ओथ सेरेमनी में जब ट्रंप ने अपना राजदूत भेज दिया, तब क्या हुआ, किसको आग लगी, कौन भन्नाया, सब आज आपको बताने वाला। सोना पेट्रोल की खरीद को लेकर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है, क्या देश भर में सोना पेट्रोल की खरीद कम हो गई है। देश के अलग अलग शहरों से आई ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाऊंगा। भारत के पास कितना सोना रिजर्व में पड़ा है, जनवरी से अब तक भारत में सोने की डिमांड और सप्लाई कितनी है, यह भी आपको बताने वाला। मोदी को विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर बचाने की चिंता क्यों हो गई है। क्या भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है या कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसे सरकार खुलकर बता नहीं रही है, इस पर भी आज बात। मोदी की अपील के बाद शेयर मार्केट में कैसा भूचाल आ गया है। ज्वेलरी कंपनियां बाप बाप क्यों करने लग गई हैं, तेल कंपनियों के शेयर धड़ाम क्यों हो गए हैं और कैसे ईवी कंपनियों की मौज आ गई है, यह सब डिटेल में आज आप देखेंगे। पीएम की अपील काम कर गई तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रुक जाएगी, लेकिन इसका खामियाजा ज्वेलरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। अगर एक साल तक लोगों ने सोने की खरीद कम या ना के बराबर कर दी, तो क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, क्या ज्वेलरी शोरूम बंद हो जाएंगे और क्या लाखों ज्वेलरी कारीगर सड़क पर आ जाएंगे। क्या संकट से बचने के लिए दूसरे संकट का खतरा खड़ा हो रहा है, नहीं, यह भी आज आपको बताऊं। पीएम की पेट्रोल बचाने वाली अपील का लोगों पर क्या असर हुआ है। कहां जज साहब कार छोड़कर साइकिल पर आ गए और कहां नेताजी 700 गाड़ियों का काफिला लेकर रौला झाड़ने के लिए निकल पड़े। हैरान करने वाली यह तस्वीर भी आज आप देखिए, लेकिन पहले ये ट्रेलर देखिए। श्री हेमंत बिस्व शर्मा, जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। अगर देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह से ठप हो जाएगी तो आप ये देखिए देश के कितने बड़े कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। कल न्यूज आई हुई है टीवी में, वो न्यूज आने से पूरे ऑल इंडिया में सब ज्वेलर्स के बहुत हड़कंप मच गया हुआ है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। देश में पीएम मोदी की अपील के बाद शेयर मार्केट से लेकर ज्वेलरी इंडस्ट्री तक कैसे हाहाकार मचा है, यह बताने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जब असम में लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जा रहा था। करीब 11 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार असम में बीजेपी ने सरकार बनाई है और खुद दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए हैं हेमंत बिस्व शर्मा। आज जब हेमंत सीएम पद की शपथ ले रहे थे, असम में एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में कोई विदेशी मेहमान भी मौजूद। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि पिछले 11 सालों में बीजेपी में हेमंता का कद और लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के ऐसे स्टार प्रचारक बन चुके हैं जिन्हें बीजेपी हर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भेजती। इन 11 सालों में हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद को कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नेता के तौर पर स्थापित कर दिया और बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंत हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दूसरे लोकप्रिय नेता भी बने। हालांकि बीजेपी में हिंदुत्व की हार्डलाइनर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं में एक और चेहरा बंगाल में चमकने लगा। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उसी राह पर निकल पड़े हैं जिस रास्ते पर योगी और हेमंता पहले से चल रहे।
इस तरह से बीजेपी को बिना लाग लपेट हिंदुत्व की राजनीति करने वाले 3 लोकप्रिय चेहरे मिल चुके हैं। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই आज जिस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी वहां पर मौजूद थे। यह देखकर कुछ लोगों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों को बुलाने की परंपरा है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के शपथ समारोह में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कभी नहीं देखा गया, बल्कि यह पहली बार था जब किसी मुख्यमंत्री के ओथ सेरेमनी में विदेशी मेहमान कोई मौजूद। क्योंकि अभी 4 मई को जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे, तब ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके बधाई दी थी। तब संजय राउत को इतनी बेचैनी हुई कि उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिख डाली थी। उस चिट्ठी में संजय राउत ने लिखा था कि देश का नहीं, राज्यों का चुनाव था, इसलिए ट्रंप मोदी को बधाई देकर भारत के आंतरिक मसलों में दखल दे रहे हैं। तो सोचिए कि आज तो अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर हेमंत बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान बनकर मौजूद थे। इस मौके पर सर्जियो गोर ने टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत की। एक बार सुन लीजिए। Sir, it's a big day for Assam. What you will say, sir? Sir, it's a big day for Assam. What you will say, sir? It's great to be here. Great to be here. What for Hemanta Biswa Sharma? And congratulations to the Chief Minister. Thank you so much. हेमंत बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी राजदूत की मौजूदगी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखिए कि सर्जियो गोर अभी 4 महीने पहले ही भारत में अमेरिकी राजदूत बनकर आए हैं और 4 महीने के भीतर ही उन्हें असम में इस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा। इस बात की कूटनीतिक अहमियत को सर्जियो गोर भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अमेरिका और असम के बीच कई व्यापारिक संबंध हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम अपने दोनों देशों के लिए और भी कई ऐसे अवसर तलाशेंगे जिनसे दोनों को लाभ हो। यानी कि सर्जियो गोर ने संकेत दिए हैं कि अमेरिकी कंपनियां असम में निवेश करने की इच्छुक हैं। अगर ऐसा होता है तो असम के लिए विकास के नए रास्ते खुल जाएंगे। पीएम मोदी पिछले 2 दिन से सोना ना खरीदने की और पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ मोदी की अपील का जमीन पर असर होने लगा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज देश को भरोसा दिया कि देश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्री ने और क्या क्या कहा उसे सुन लीजिए, फिर आगे की बात आपको बताऊं। No problem on the supply management side, no shortage anywhere. And I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. अब सवाल उठता है कि डीजल पेट्रोल का स्टॉक है, तो फिर क्यों पीएम डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं? भाई लोग पूछेंगे ना कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि कम डीजल और पेट्रोल खरीदिए, बचाइए, और पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद पीएम मोदी ऐसा विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं, ताकि संकट के वक्त में विदेशों से इंपोर्ट करने में अमेरिकी डॉलर की कमी ना हो जाए। तो क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है? इसके बारे में आगे आपको बताने वाला। लेकिन पहले देखिए कि भारत के पास गोल्ड रिजर्व कितना है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 880 मीट्रिक टन सोना था। मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। आप देखिए कि 2023-24 में आरबीआई ने करीब 107 मीट्रिक टन सोना खरीदा, 2024-25 में करीब 104 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया और 2025-26 में आरबीआई करीब 168 मीट्रिक टन सोना भारत ले आई। यानी कि पिछले 3 साल में भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व करीब 379 मीट्रिक टन बढ़ा दिया, जो कि एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी देश की। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब सोने की कीमत अपने पीक पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा थी,
उस वक्त भारत में लोगों ने दबाकर सोना खरीदा था और इतना सोना खरीदा कि रिकॉर्ड बना दिया। अब देखिए कि घरेलू मांग का 99% सोना आयात करने वाले भारत ने 2025-26 में 72 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया। भाई 72 अरब डॉलर का, और सोने की खरीद में यह भारत का नया रिकॉर्ड है। हालांकि इस साल जनवरी में जब सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर था तब लोगों ने ज्वेलरी शोरूम जाना कम कर दिया। इसीलिए पिछले 4 महीने में सोने की डिमांड लगातार कम हुई। मतलब इस साल जनवरी में करीब 100 टन सोने की डिमांड थी, लेकिन फरवरी के महीने में यह डिमांड घटकर 65 से 66 टन रही। फिर मार्च में सोने की डिमांड में और गिरावट आई, केवल 20 से 22 टन सोने की डिमांड रह गई। और अप्रैल में तो सोने की डिमांड सबसे कम हो गई। अप्रैल में लोगों ने सिर्फ 15 टन ही सोना खरीदा। इसको ऐसे भी समझिए कि पहले जहां लोग 70 से 80 हजार में 10 ग्राम सोना खरीद रहे थे, उसी 10 ग्राम सोने के लिए लोगों को अब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास ने तो सोने से पहले ही दूरी बना ली, तौबा कर लिया कि भाई पहले सोना खरीदेंगे कि पहले घर का राशन लेकर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि पहले सोना लेकर आए। क्योंकि सोना अब उनकी रेंज के बाहर निकल गया। उन्हें लगने लगा कि अब सोना हमारे हाथ में नहीं रह गया। अब सोने की जो खरीदारी हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण शादी समारोह है, शादी ब्याह है, लोगों की मजबूरी है। ना चाहते हुए भी लोगों को इतने महंगे सोने के गहने खरीदने पड़ रहे हैं। और इसीलिए पीएम मोदी ने खासतौर पर शादियों में सोना ना खरीदने की अपील की, ताकि लोग शादी में सोने के गहने खरीदने की बोझिल परंपरा से भी बाहर निकल जाए, राहत महसूस करें। एक है ना सिस्टम कि दुल्हन के लिए, दुल्हन की मां के लिए, दुल्हन की चाची के लिए, दादी के लिए, भाई लिस्ट बना के देते हैं, सबके लिए आएगा। और उधर दूल्हे वाले भी देते हैं कि भाई हमारे पूरा खानदान, 2-4 जो आस पड़ोस में वाले रहने वाले सबके लिए सोने का गहना आएगा। क्या करेंगे लोग, मजबूरी में खरीदते हैं, बनवाते। तो पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोने से दूरी बनानी होगी। पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ रही है, यह आप भारत के घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर समझ सकते हैं। आप देखिए कि इस साल फरवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर था। फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 728.5 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन 1 मई को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690 अरब डॉलर हो गया। यानी कि 3 महीने में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 38 अरब डॉलर कम हो गया। परसों मोदी ने अपील की और कल इसका असर शेयर मार्केट में भी देखने को मिल गया। ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तो जैसे भूचाल आ गया। एक तरफ ज्वेलरी और गोल्ड में डील करने वाली कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ धड़ाम गिरने लगे। कई कंपनियों के शेयर 11% तक टूटे। सबसे ज्यादा गिरावट स्काई गोल्ड कंपनी के शेयर में आई। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पीसी ज्वेलर के शेयर में 5% से ज्यादा गिरावट और स्काई गोल्ड के शेयर में तो 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। पीएम मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यह कोई 200 से 400 लोगों की बात नहीं है। 50 लाख ज्वेलरी कामगारों की रोजी रोटी का भी सवाल है। भारत की जीडीपी में सोना और हीरा व्यापार का योगदान 7% का है। इसलिए एक तरफ सोना न खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार तो बचेगा, लेकिन कहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोग बर्बाद ना हो। इस बात का डर हर उस आदमी को सता रहा है जो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा हुआ है। भारत में ज्वेलरी सेक्टर में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं। सूरत और मुंबई जैसी बड़ी इकोनॉमी तो हीरा और सोने के बिजनेस पर ही टिकी हुई। आप देखिए कि जनवरी 2025 में भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से ऊपर की थी और 2030 तक इसके बढ़कर 11 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पीएम की अपील का इस इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है। सुनिए एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने क्या कहा और उनके मन में क्या चल रहा है। अब लोगों का रिस्पांस बीते 24 घंटों में किस तरीके का? बिल्कुल रिस्पांस कम है इस समय। जो कस्टमर, आप कस्टमर देख रहे हैं, कस्टमर से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि वैसे उनको जितने जरूरत है उतना वो लेके जा रहे हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने बुलियन मांगी थी, मैंने मना कर दिया और उनको सहमति बताई कि नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेना है सोना। कहीं ना कहीं जाके देश का हित होगा, देश का फायदा होगा, ये सोचना हमको भी जरूरी है। हम आम नागरिक है, लेकिन हम भी सोचेंगे अगर देश का हित, तो पूरा हिंदुस्तान की कितनी आबादी, सब हर कोई सोचेगा और देश का हित होगा। सर लेकिन
सर, मुंबई में ज्वेलरी बिजनेस से लाखों लोगों का घर चलता है। ऐसे में जब ज्वेलरी की बिक्री नहीं होगी तो डिमांड घट जाएगी। तब ज्वेलरी कारखानों में काम करने वाले कारीगरों से लेकर ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन सब के सब परेशान हो जाएंगे। सबके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड घटेगी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में छटनी होगी और बहुत लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। महाराष्ट्र सर्राफा महामंडल के अध्यक्ष को क्या डर सता रहा है, एक बार सुनिए। कल न्यूज आई हुई है टीवी में, वो न्यूज आने से पूरे ऑल इंडिया में सब ज्वेलर्स के बहुत हड़कंप मच गया हुआ है। इतना तकलीफ हो गई क्या हर जगह से, मैं तो केवल महाराष्ट्र के लिए बात करूंगा, महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट से हर जगह से फोन आ रहा है। क्या ये जो निर्णय लिया मोदी जी ने एक प्रकार से पूरा गलत है। और यही डर जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों में भी दिखा। सुनिए, बुलियन ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष पीएम की अपील के क्या संभावित नतीजे बता रहे हैं, वो क्या एनालाइज कर रहे हैं। अगर देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह से ठप हो जाएगी तो आप ये देखिए देश के कितने बड़े कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, और कारीगर बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितना करप्शन बढ़ जाएगा। पीएम मोदी देश की जनता से जब भी कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है। लोग पीएम की बातों को सीरियसली लेते हैं और उनकी बात मानते भी हैं। कोविड काल में थाली बजाने की बात हो या फिर लोगों को घरों में रहने की अपील, लोगों ने सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी। और इस बार भी पीएम ने जब लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की तो देखिए क्या हुआ। एमपी के जबलपुर में हाईकोर्ट के जज साहब अपनी लग्जरी कार छोड़कर साइकिल पर सवार हो। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। जज साहब पेट्रोल और डीजल की बचत का संदेश देने के लिए साइकिल से कोर्ट पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के निगम मंडलों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए नेता सैकड़ों कारों का काफिला लेकर सड़कों पर आज रौला झाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पेट्रोल डीजल बचत की अपील के बीच सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को देखकर आम लोगों का मुंह फटाका फटाके। सवाल यह उठता है कि क्या सारी अपील, नियम कानून ये सब मिडिल क्लास पर आकर ही रुक जाते हैं? क्या सौभाग्य सिंह जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कोई लोड नहीं लेते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो सौभाग्य सिंह पर क्या एक्शन लिया गया? ये एक बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा कि वो लोगों को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, घर से काम, आभासी बैठकों और विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और इसी दौरान सौभाग्य सिंह उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने के लिए लगभग 700 से 800 वाहनों के काफिलों के साथ रवाना हुए। बड़े काफिले के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति भी बनी। कुछ जगहों पर काफिले में शामिल गाड़ियों की अन्य वाहनों से टक्कर भी होने की जानकारी सामने आई। भोपाल में अरेरा हिल से पुरानी जेल घाटी तक लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। पीएम की अपील के बाद 300 गाड़ी की 30 गाड़ी कर दी। 300 गाड़ी की 30 गाड़ी 30 गाड़ी की भी क्या आवश्यकता थी? पदभार तो एक को ग्रहण करना है। अब वो तो आप ही सभी से पूछेंगे, एक के ऊपर थोड़ी लागू होगा, ये तो सब धीरे धीरे होगा। डीजल पेट्रोल कम, वो तो बोला है कम खर्चा करो, बस। अब कम नहीं होना चाहिए आपको लगता है? अब काफिला तो भाई नेता लोग जब बनते हैं तो काफिला तो आता ही है। कितनी गाड़ियां लाए काफिले में? काफिले में गाड़ी नहीं लाए, हम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आए हुए हैं। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारी। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्हीं से आए हुए हैं। जो बाकी लोग लाए उनसे अपील करें? उनसे कल भी अपील की थी, आज भी अपील कर रहे हैं वो ट्रेनों से चलें या कम से कम चलने का उपयोग करें गाड़ियों का। आज भी प्रयास कर रहे हैं। ये तो काफिला तो आएगा। अब देखिए साहब, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मोदी जी ने आज अपील की, कल की है। लोगों की भावनाएं तो जो जुड़ी रहती है ना, फिर लोगों का साधन अभी है नहीं इतने असल में, तो लोग कहाँ से आएंगे? जो साधन उसी से तो आएगा आदमी ना। पोजीशन ये भी कह रहा है कि अब जैसे शपथ ग्रहण में
जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री के, उनके कॉन्वॉय हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कटौती करनी चाहिए तो आप लोग इतना खर्च कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। उनको क्यों जलन है इस बात की? उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस बुरी तरह से तमिलनाडु में हारी और जब विजय जीते तो वो अपने 40 साल का साथ तोड़ करके एक झटके से आंख बदल करके कांग्रेस ने अतीत का रोल जैसा करती आई है, वो किसी की सगी नहीं। उसने एक बार अपना चरित्र फिर दिखाया है। तो ये उनका तरीका है, उनका कुनबे का तरीका, उनकी पार्टी का चरित्र है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाना है, और दूसरी तरफ ये लोग काफिला लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात की चिंता नहीं है कि पेट्रोल खरीदनी पड़ेगी, डीजल खरीदनी पड़ेगी। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क खजाने को पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री की बात को मानिए, और सबसे पहले आप लोग मानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर खुद उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में कितना हुआ है, अब यह भी जरा देखिए। हमारे सहयोगी वाराणसी के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्हें भीड़ में कोई कमी दिखाई नहीं दी। सेल्समैन ने भी कहा कि भैया तेल की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने लोगों से पीएम की अपील को लेकर सवाल भी पूछे, तो लोगों ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसको जो आवश्यकता है वो लेगा। अब जरूरत पड़ेगी तो आदमी तो जाएगा ही, आएगा ही अपने काम धंधे पे। अब ऐसा तो नहीं है एकदम घर ही बैठ जाएगा। उसको जरूरत है, वो अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं आना जाना तो अपना करता ही रहेगा। लोग तो अपनी आवश्यकताओं अनुसार ही लेते हैं, हाँ, तो जितना उनको चलना है, कोई एक्सेस लेने वाला नहीं, लेकिन जो जितना चलते हैं उतना ही ले रहा है। कुछ असर नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो भाई थोड़ा सा कम हो जाए, लोग 4 लीटर जहाँ लेते तो वहाँ 2 लीटर। वैसा कोई असर नहीं है। अब पूरा विपक्ष इसी में उलझा है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल बचाने की अपील क्यों कर दी, सोना ना खरीदने के लिए क्यों कह दिया। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी की अपील का कितना असर हो रहा है। अभी किसी भी संकट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने संकट आने से पहले ही कमान संभाल ली है। उन्होंने देश की जनता से तो अपील कर ही दी है, संकट से निकालने वाला प्लान भी तैयार कर लिया है देश को। पीएम मोदी अब उसी प्लान के तहत 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 15 मई को यूएई, 15 से 17 मई तक नीदरलैंड, 17 से 18 मई तक स्वीडन, 18 से 19 मई तक नॉर्वे और 19 से 20 मई इटली में होंगे। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसे में दुनिया के बड़े देश इसी फिराक में हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी को नीचे लाया जाए। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो हमेशा भविष्य की सोच लेकर चलते। आप देखिए कि पीएम मोदी के 5 देशों के विदेश दौरे के क्या मायने हैं, क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री इन देशों के दौरे। पीएम मोदी का सबसे बड़ा उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच तेल और गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखना, खासकर यूएई के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है। साथ ही यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ संबंधों को मजबूत करना है, ताकि यूरोपीय संघ के साथ हुआ व्यापार समझौता जल्द लागू हो और भारत में निवेश बढ़े। पीएम ने संकेत दिया है कि यह दौरा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी का पूरा ध्यान आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों को मेड इन इंडिया उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित करना है। पीएम मोदी सबसे पहले यूएई जा रहे हैं और युद्ध के बीच इस दौरे को सबसे अहम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार होगी। जब पूरी दुनिया पर संकट आया हुआ है, उस वक्त मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करना है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए अपनी तेल और गैस आपूर्ति सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। भारत दोनों देशों के बीच रक्षा, उद्योग सहयोग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर बात होनी है। इसके लिए जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है, और इस दौरे में आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीईपीए की समीक्षा और $200 बिलियन के व्यापार की दिशा में चर्चा होने की भी उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और पिछले 25 सालों में कुल मिलाकर निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। यूएई अभी हाल ही में ओपेक से अलग हुआ है, आपको पता होगा, बताया था आपको।
ऐसे में भारत और यूएई के बीच क्रूड ऑयल को लेकर अगर नया समझौता होता है तो भारत के लिए मील का पत्थर ही साबित हो। आप देखिए कि यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। भारत रोजाना करीब 4.5 लाख बैरल कच्चा तेल यूएई से आयात करता है, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 10 से 11% है। और यूएई से भारत का तेल आयात लगभग $14 अरब तक पहुंच चुका है। एलएनजी को लेकर हाल ही में दोनों देशों ने $3 अरब का एक बड़ा समझौता किया है। इसके बाद भारत एलएनजी के लिए यूएई का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे को भी अहम माना जा रहा है। नॉर्वे में होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें नॉर्डिक देशों यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक मामलों पर सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जहां पर राजा अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर भी बात होगी दोनों देशों की। 2024-25 में भारत और नीदरलैंड का व्यापार करीब 27 अरब अमेरिकी डॉलर का था। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी 17 से 18 मई तक 2 दिनों के लिए स्वीडन की यात्रा करें और इस दौरान ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, एआई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और रक्षा अंतरिक्ष सेक्टर को मजबूत करने पर बात होगी। पीएम मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करें और दोनों देशों के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। इसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे जाएंगे, जहां पर तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। बीते 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यहां पीएम मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी इटली पहुंचेंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। इटली दौरे का मुख्य मकसद निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इनोवेशन सेक्टर को मजबूत करना। इधर पीएम मोदी संकट के बीच रास्ता बना रहे हैं, उधर विपक्षी मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की अपील को आर्थिक आपातकाल के संकेत बता दिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या। ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा, कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा, लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी, 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कदम उठाया है, जबकि पीएम मोदी ने तो जनता से सिर्फ अपील की, यानी कि लोगों पर दबाव नहीं बनाया गया है कि पेट्रोल मत खरीदना, डीजल मत खरीदना, सोना मत खरीदना। भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा कम खरीदिए और क्या फायदा होगा वो मैंने बताया आपको। तो विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है। तो संकट के समय सरकार के साथ खड़े होने की अभी एक जो पूरी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में विपक्ष को हिस्सेदार होना चाहिए था, विपक्ष को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन एक नया नैरेटिव अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सेट कर। अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि इसी तरह की अपील मनमोहन सिंह ने भी की थी, मतलब पुराने दिन को भूल गए। अब सुनिए कि 2013 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। Need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products and take steps to increase our exports. इधर भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के बयान साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर दिए। यह केवल एक बयान नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी की स्वीकृति, ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। और उधर अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम की अपील पतन की निशानी है, रुपया गिरता जा रहा है, सरकार की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है,
सुनिए अखिलेश यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की केंद्र सरकार पर कैसे निशाना साधा। देश के जो हालात हैं, जो ये कहते हैं संकट